Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, welcome to a huge new session. अब ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस सेशन के लिए एक हिस्ट्री है. हिस्ट्री क्या है सर? हिस्ट्री ये है कि just before the UPSC Civil Services Examination of 2021, okay, मैंने एक हाई प्रोबेबिलिटी सीरीज बनाई थी इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल क्लासेस इन फैक्ट ऑफ फॉर द प्लस स्टूडेंट्स एज वेल एज दोज ऑन अन अकेडमी. अब यहां से ये साबित करने की मैंने कोशिश की थी कि अगर तुम डिलिजेंट प्रिपरेशन करोगे, इंटेलिजेंट स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे, तुम्हें आइडिया होता है आफ्टर यू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट आफ्टर अ बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट, then you can go very close to understanding what UPSC will ask you, at least to a very large extent. कोई भी यहाँ पे क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करने की बात नहीं कर रहे, बट यू कैन अंडरस्टैंड द रुझान जिसे बोला जाता है. वेयर इज द इंक्लिनेशन ऑफ यूपीएससी आस्किंग, बिकॉज यूपीएससी इज अ वेरी important organization for the government of India, since it is recommending by through the means of an examination who are going to be the future decision makers of this country. तो कैसे यूपीएससी के एग्जाम ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स चेंज हो रही है, ये बहुत जरूरी है फॉर एनी स्टूडेंट, एनी एस्पिरेंट हु इज सीरियस अबाउट मेकिंग थ्रू दिस एग्जामिनेशन. और इस प्रोसेस में आपके मेंटोर, आपके एजुकेटर्स होने के नाते ये हमारी ही जिम्मेदारी थी. एंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर मैंने ये साबित कर दिया. सो इस सीरीज को मैंने इसलिए नाम दिया हेंस प्रूव. अब हेंस प्रूव्ड इसलिए बिकॉज ये साबित कर दिया गया दैट, यही मैं हमेशा पढ़ाते टाइम बोलता था कि मैं तुम्हें 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करके दिखाऊंगा. और मैंने ये जो अब तुम्हारे साथ यूट्यूब पर ये सीरीज जो अभी दिखा रहा हूं, यू कैन चेक इट फ्रॉम योर फेलो लर्नर्स. मैं इसमें से कोई स्लाइड चेंज नहीं कर रहा हूं. इट इज एग्जैक्टली द वे वी हैड डन. वी हैड डन 10 सेशंस ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी सीरीज, और उस हाई प्रोबेबिलिटी सीरीज में से करीब 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 95% ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली ही आए. डायरेक्टली क्या है, इनफैक्ट कुछ कुछ तो बिल्कुल ऐसे ही आ गए हैं जैसे कि हमने पढ़ाए थे और पढ़े थे. अब ये वाली बात कुछ हद तक मैं आई एम ब्लोइंग माई ओन हॉर्न, सो टू से, कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ. वैसे तो मैं भोला हूं, लेकिन तारीफ करनी बनती है. अगर यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर वर्किंग विद गुड इंटेंशंस, एंड देन यू get results, then it is imperative, it is important that you congratulate yourself and you receive congratulations, because ये encouragement हो जाती है for even us as educators to work harder. So एक तो हो गया ये आई एम ब्लोइंग माई ओन हॉर्न, वेरी गुड सर, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, वेरी गुड. दूसरी बात ये कि वो सब स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो उस सेशंस को नहीं अटेंड कर पाए फॉर वट एवर रीजन, राइट, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट यू ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दोस. अब ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 में जो आया वो 22 या 23 में एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली देयर विल बी सम चेंजेस हियर एंड देयर, बट you also should be getting this opportunity. So ये मैं एक रीरन सीरीज लेकर आया हूं of that high probability sessions that we had done on the plus course. So इसमें हम लोग MCQ बेस्ड रिवीजन करेंगे, और इस MCQ बेस्ड रिवीजन में तुम्हें बहुत सारी चीजें, सिर्फ MCQs नहीं पूछने वाला, सिर्फ एबीसीडी नहीं खेलेंगे हम लोग. इसमें ये भी समझेंगे कि इससे रिलेटेड थ्योरी क्या है, हम इसमें ये भी समझेंगे कि कैसे अप्रोच करना चाहिए था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा. अन अकेडमी की दुनिया में मुझे सिड लाइव, SIDLIVE, ये मेरा कोड है, इस कोड के नाम से जाना जाता है. अब जब भी तुम अन अकेडमी पे कोई भी प्लस क्लास लो, कोई भी कॉम्बैट कोर्स लो, कोई भी MCQs या क्विज कॉन्टेस्ट में पार्ट लो, please ensure that you use the code SIDLIVE. इससे you will get an immediately huge discount, and you will also become a part of Team SIDLIVE, which is by far the largest and the luckiest team on Unacademy. So we are on Unacademy, which is the largest online learning platform in India, and this largest online learning platform in India is growing every day. Why? Because it is one platform जिसमें इंडिया के बेस्ट द बेस्ट एजुकेटर्स आर ऑल प्रेजेंट अंडर
one roof. So this is, अगर आप इस ह्यूज रेवोल्यूशन के पार्ट बनना चाहते हो और अपना फायदा उठाना चाहते हो, so use the code SIDLIVE SIDLIVE and join these rankers. So we have had a tremendously awesome result this year with AIR 2, 9, 10, 13, 14, 16, 20 and many others. और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि अगले साल भी इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा और आपका नाम भी इन्हीं टॉपर्स और रैंकर्स में शुमार होगा. सो वी विल हैव यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कॉम्बैट, ओके, जो अक्टूबर 17 2021 को है. इसको भी ज्वाइन करना है तो यूज द कोड SIDLIVE एंड एक वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल. ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको ये इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा कि इसमें एक्चुअली आपको 35% डिस्काउंट है. तो एक बार कंपेयर करो, 77,000 becomes 57, 112,000 becomes 82, 102 becomes 79 or 78, 999 so to say, and 155, 750 becomes 120. सिर्फ तुम्हें SIDLIVE कोड यूज करना है, SIDLIVE. डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. टेस्ट सीरीज कॉम्बो, वी हैव ऑप्शनल टेस्ट सीरीज और 21 टेस्ट एंड 80 टेस्ट एवरी ईयर. ये ऑफर खत्म हो जाएगा 20 अक्टूबर तक. किसका इंतजार करो भाई, किसका? ओके, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तुम्हें बेस्ट द बेस्ट टीचिंग हो रही है, वी हैव प्रूवन आवर रिजल्ट्स, इट इज वेरी रीजनेबल. तुम्हें उसके बाद डिस्काउंट मिल रहा है. What are you waiting for? I am sure that you are a wise gang of students. You will take opportunity of this and advantage of this 3 months festive combo where you will get an additional 10% along with a 10% off the moment you use the code SIDLIVE. So don't let go of this opportunity whether you're joining plus classes or iconic classes. एक बार देखो यार, ये ऑलरेडी बहुत रीजनेबल है, राइट? तुमने देखा होगा अगर आप ऑफलाइन टीचिंग कर रहे होते ना तो तुम्हें पता चलता कि महंगा क्या होता है. This is the reasonable prices and all of them available under one platform. Don't let go of this opportunity. सिर्फ SIDLIVE SIDLIVE कोड यूज करो. Many batch courses are starting and अगर तुम मेरे प्रोफाइल पर जाओगे तो तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी पूरा पूरा A to Z, कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस A to Z, पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस, in fact along with PSI optional and intense multiple choice questions and answer writing एक ही जगह से मिल जाएगा. एक बार कैलकुलेट करो, तुम्हारी एक मेजर हेडेक खत्म द मोमेंट यू यूज द कोड SIDLIVE एंड जॉइन मी फॉर योर learning and cracking this exam. You're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision, but take it now. आज का सेशन will be a long session, rerun series है of the high probability MCQs जो हमने किया था. हमने ये किया था in the plus classes, all the special classes, right? हमने अनअकैडमी ऐप पर ये किया था और अब मैं उसी का एडवांटेज तुम्हें देना चाहता हूँ. वी विल डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स जैसा था. अब हो सकता है कि क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा टू डू इट इन वन सेशन. वी विल डिवाइड इट इनटू सेवरल सेशन. तो इन द फर्स्ट सेशन, इन द फर्स्ट फ्यू सेशन विल टेक अबाउट 40-50 क्वेश्चंस और इन 40-50 क्वेश्चंस करने के लिए कुछ रूल्स है. रूल्स ये है, मैं पहले क्वेश्चन दूंगा, वेरी गुड, फिर तुम्हें टाइम दूंगा, कितना? 60 सेकेंड्स. आफ्टर आई रीड दिस तो तुम टाइम लो. तो ये एग्जाम नहीं है तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हें पूरा एडवांटेज हो. 60 सेकेंड्स एग्जैक्टली तुम्हें टाइम मिलेगा और फिर आंसर मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा. प्लीज एक नोटबुक उठाकर रख लो और अपने आप को मार्क्स दो, बिकॉज मैं यहाँ तो दे नहीं पाऊंगा. अब तुम आंसर कहां दोगे? या तो तुम नोटबुक में दे दो या फिर तुम अगर इसको लाइव अटेंड कर रहे हो तो लाइव चैट में आंसर देते चले जाओ. मुझे दोनों में कोई दुख नहीं है. मुझे दुख सिर्फ इस बात का होगा अगर तुम आंसर नहीं दोगे. मुझे सिर्फ दुख होगा अगर तुम गेस वर्क पे चले जाओगे विदाउट अप्लाइंग योर माइंड एट ऑल. अपने आप को फाइनली एनालाइज करो, देखो कितने मार्क्स ठीक आ रहे, कितने गलत आ रहे. मैं थोड़ी बहुत उसके जहां जहां रिलेवेंट होगा वहां पे उसकी थ्योरी, उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगा, उसके भी नोट्स बनाना सो दैट यू टेक एन एडवांटेज कंप्लीटली. और ऐसे ही मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा इन द वैरायटी ऑफ सेशंस and we will finish off all the high probability MCQs. एक important announcement है कि NCERT का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो रहा है 23rd of October से. प्योर बेसिक से मैं ये पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ. मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट ऑल्सो. तो समय अब हम नहीं रखेंगे ज्यादा, एंड वी विल एब्सोल्युटली गो फॉर द टॉपिक, राइट? वी विल गो वन बाय वन. इसमें से कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ मीडियम है, कुछ टफ है. मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें सब्जेक्ट समझाने आया. पार्ट 1 ऑफ अ सीरीज स्टार्टिंग नाउ. प्लीज अपनी नोटबुक्स निकाल लो और रेडी हो जाओ
फॉर आंसरिंग द MCQs एज वेल। चैट में आंसर दोगे तो इवन बेटर हो जाएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। चलो रेडी, ऑलराइट, स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, ऑल द बेस्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ओके रेडी, 60 सेकंड दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। ऑलराइट, as per the Constitution of India, which amongst the following are the grounds of disqualification for being elected as a member of parliament? शांति से, प्यार से पढ़ो। Number 1, holding of office of profit. Number 2, he is found guilty of corrupt practices. 3, failure to lodge an account of his election expenses within stipulated times. 4th, he is an undischarged insolvent. 2 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 and 1 and 4 only. तो कितना समय बोला था मैंने? ओह, मैं तो भूल ही गया, भूलने वाली बात ही नहीं है। 60 सेकेंड्स है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एग्जैक्टली 60 सेकेंड से ज्यादा नहीं दूंगा मैं। ऑलराइट, बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ो जैसे मैंने तुम्हें समझाया हुआ है। मेक श्योर दैट यू वॉच एंड लुक एंड फोकस ऑन एवरी वर्ड। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एवरी वर्ड मैटर्स। ओके, द डेविल लाइज इन द डिटेल। बहुत ही बढ़िया। और 25 सेकेंड्स हो चुके। मैं बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं, मैं जरा भी रहम नहीं करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट यू आंसर द क्वेश्चंस इन ओनली द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई तुम। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो अगर तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, अगर तुमने मुझे प्लस क्लास में पढ़ा हुआ है मुझसे, तो फिर तो तुम ये गलती कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें आर्टिकल के साथ इसे आंसर देना चाहिए। ओके, अभी के लिए तुम ABCD आंसर दे दो। All right, and I should tell you, you have only 5 seconds more to go. Please check your answers one finally time. +1 for correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 for unattempted. ये तो ज्यादा टफ हो गया, कोई बात नहीं, हमारे एग्जाम मेरे सीरीज है, मैं जो मर्जी करूंगा। +1 -1 0, and the answer of course is D. D कैसे सर? नहीं, कैसे? So यहाँ पर हमारे पास था, you have to be very careful in answering this question. बहुत सारे यहाँ पर जो आंसर दे रहे होंगे ना, उन्होंने ये सब भी दे दिया होगा, सर ये भी तो यही है, ये भी तो यही है। बेटा पॉइंट यहाँ पे था, मैंने तुम्हें पढ़ाते बोला था, मतलब क्वेश्चन पढ़ते बोला था कि यहाँ पर बी वेरी केयरफुल ऑफ द वर्ड्स गिवन। यहाँ लिखा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। जो बाकी पूछे हुए थे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 से आया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ इज आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात है, और 191 अगर ये मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स वगैरह की बात है। तो पहले हम आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। So a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of the parliament. A, if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state other than the office declared by the parliament by law, not to disqualify its holder. B, if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court. C, if he is an undischarged insolvent. D, if he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state. E, if he is so disqualified by or under any law made by the parliament. So now the important part यहाँ पर ये है कि ये सारी की सारी, जब वैसे मैं अगर एग्जामिनर होता ना तो मैं तो कुछ और ही पूछता, इसलिए सर हमने आपको एग्जामिनर नहीं बनाया। नहीं, मेरे को तो बड़ा मजा आता अगर मेरी बात मानी जाए ना, तो एग्जामिनेशन को यहाँ मानना चाहिए। कैसे? यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसको पढ़ने के कितने अच्छे तरीके हैं। If he holds an office of profit other than an office declared by the parliament by law, not to disqualify its holder. तो जो लोग टॉपर्स है, जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं, वो लोग ये बात सोच सकते हैं कि यहाँ पर जिसके रेफरेंस हो रहा है
ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट 1956 का बात है, विच वाज अमेंडेड इन द ईयर 2006, सो 1958 एज अमेंडेड इन 2006। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम नोटिस करो, ये अनसाउंड माइंड नहीं है, ओके, इट इज द पॉइंट दैट इट शुड बी डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। फिर एक और बात है, ये बैंकरप्ट नहीं है, ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। So this is very also not a citizen of India, or he has given up the citizenship or has acquired the citizenship of a foreign state. Important parts यहाँ पर devil lies in the detail है। तो ये हो गया आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 A B C D E एंड फाइनली आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2 जो कि 10th शेड्यूल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। अगर मैं सिमिलर चीज 191 में बोलूंगा तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से बोलूंगा। क्वेश्चन था इनमें से, ओके, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था अबाउट करप्ट प्रैक्टिसेस एटसेट्रा, जो कि इज गिवन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जैसे सेक्शन 123 आरओपी एक्ट 1951 करप्ट प्रैक्टिसेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more years, ये सेक्शन 8 वाले, ओके, बट द डिटेंशन एटसेट्रा ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट विद इन द टाइम, you must have no interest contracts etc etc। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पूछने वाला था और इसीलिए ये आंसर डी था, और अगर तुमने नहीं किया तो तुम फंस गए। तो ये इसमें गेस वर्क चल नहीं सकता था, बिकॉज तुमको पहली बात ये मालूम होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है, और फिर तुमको मालूम होना चाहिए कि ये कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और कहां स्टैट्यूटरी यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पढ़ा। ऐसा पढ़ते हैं बेटा सब्जेक्ट को, कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिनका करेक्ट आया है +1, जिनको रॉन्ग गया है -1 और 0 फॉर अनअटेम्प्टेड, बस अनअटेम्प्टेड छोड़ना मत। अब तुमको लग रहा होगा सर कैसे है, आमतौर पे तो हम जब क्वेश्चंस करते हैं एबीसीडी खेलते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है, आप एक एक क्वेश्चन करोगे इतना टाइम लगोगे। बेटा समझो, सब्जेक्ट को समझो, तब तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। एबीसीडी के मार्क्स थोड़ा मिलते हैं। Okay, let's go with the next question. Get ready. Question number 2 coming your way. फिर से मिलेंगे +60 seconds for +1, -1 and 0. बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर, choices with reference to the special address by the President of India. Consider the following statements. The special address must take place at the commencement of the first session every year. ये थोड़ा सा formatting problem. The special address must take place at the commencement of the first session after each general election of the Lok Sabha. 3. It has to be addressed to both the houses of the parliament assembled together. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 3 only, 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3। यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो। कोई बात नहीं मेरे बेटा, 60 सेकंड है तुम्हारे पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ज्यादा नहीं दूंगा मैं, कम ऑन, दिमाग लगा के एक एक चॉइस को पढ़ो। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो कि तुम सुपरफिशियली आंसर दे पाओगे। ओके, special address by the President of India। तो मैं बता देता हूं, 30 सेकेंड्स बाकी है। एकदम करेक्टली और जल्दबाजी में मत आंसर दो। ओके, टेक योर टाइम। ये क्वेश्चंस खासकर ऐसे होते हैं जिनमें द मोर टाइम दैट यू गेट यू विल फाइंड दैट डिटेल। सो डेविल लाइज इन द डिटेल, यहाँ का फॉर्मूला है। तो मैं बता देता हूं, 10 सेकेंड रह गए। फटाफट आंसर दो, या तो कमेंट्स में आंसर दो या फिर मेक श्योर दैट यू आंसर एटलीस्ट इन योर नोटबुक, और अपने आप को एनालाइज जरूर करो। योर टाइम इज अप एंड अगेन। फिर से आंसर डी, यस ऐसे ही। सो इसका डी का आंसर होने का मतलब है दैट ये भी ठीक है और ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा आंसर होना चाहिए था, बिकॉज ये दोनों चीजें बहुत कैटेगरिकली आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, विच इज स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। अब ध्यान से लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज बड़ी सुंदर है, इसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है। इट सेज एट द कमेंसमेंट ऑफ
the first session after each general election to the House of the People, and at the commencement of the first session of each year, the President shall address both houses of the Parliament assembled together and inform Parliament of the cause of its summons. तो ये मैंने ऐसे एक्चुअली भी पढ़ाया हुआ है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत याद है। अगर तुमको मेरे साथ जब हमने पार्लियामेंट किया था तो हमने वोट ऑफ थैंक्स पढ़ा था, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। दूसरी बात है, इससे एक और चीज प्रूव हो रही है दैट द प्रेसिडेंट इज अड्रेसिंग द हाउस एंड इट इज अ वेरी सोlemn अफेयर, इट्स अ वेरी बिग अफेयर। तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स दैट ही इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सो लोकसभा जब नया नया चुनकर आता है तो उनका जो फर्स्ट सेशन होता है, तब ऑल्सो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर यू विल हैव अ स्पेशल एड्रेस, और ये एड्रेसेस जॉइंट सेशंस में होते हैं, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा साथ में बैठती है। सो इन द सेंट्रल हॉल के लोकसभा एंड राज्यसभा साथ में बैठते हैं। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली किसी और चीज से भी रिलेट हो सकता है कि जॉइंट सेशंस कब कब होते हैं, तो यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट। जॉइंट सेशन एक इस टाइम पर होगा, एक ऑब्वियसली डेडलॉक ब्रेक करने के लिए होगा। प्लीज डोंट मिक्स इट अप। वो जॉइंट सेशन आर्टिकल 108 का है, ये जॉइंट सेशन आर्टिकल 87 का है। ऐसे पढ़ते हुए टप पॉलिटी ये तब आते हैं मार्क्स, एंड अरे मार्क्स दिए कि नहीं तुमने इस खुशी में। सो ये बिल्कुल ही एग्जैक्टली आर्टिकल 87 का क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं था। स्पेशल एड्रेस भी वर्ड यूज किया था, ये एग्जैक्टली लाइन यहां से यहां तक, कोई टेंशन ही नहीं थी। सो यहां पर आ गया, अगर करेक्ट आया है तो +1, रॉन्ग आया है तो -1, अनअटेम्प्टेड हो गया तो 0। वैसे क्या को अनअटेम्प्टेड छोड़ रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। नेवर माइंड, लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 3। सो गेट रेडी विद क्वेश्चन नंबर 3। आंसर बड़े ध्यान से देना। और अब तो मेरे ख्याल से तुम्हारा वार्म अप भी हो गया, अब तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा होगा ये तुम्हारे स्टैंडर्ड एबीसीडी टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। सो ध्यान से आंसर। ऑलराइट, which of the following statements regarding the writ of certiorari are correct, is or are correct? Okay. Number 1, it is issued by a higher court to a lower court to transfer a case pending with the latter to itself or quash its order. 2, it can be issued against judicial as well as administrative authorities affecting the rights of the individuals. One only, two only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. वैसे मैं तुम्हारा समय स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैं इसमें तुम्हें एक स्टैट्यूटरी वार्निंग देना चाहता हूं। वार्निंग ये देना चाहता हूं कि इसमें ओवर थिंक मत करना। ओके, सिर्फ दिमाग लगा के आंसर दो, और लीगल टेक्निकल वर्ड से थोड़ा सा बच के रहना। ओके, सो ज्यादा मैं ज्यादा वार्निंग नहीं दे सकता। 60 सेकेंड है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, 0 for unattempted। बहुत ही बढ़िया, आराम से पहले जाओ रिट की दुनिया में। वेरी गुड। फिर सोचो कि ये रिट कौन सी रिट से ज्यादातर कंपेयर होती है, फिर तुम्हें अपने आप ये आंसर आ जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं, अब तो मेरे नए नए कोर्सेज आ ही रहे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज ज्वाइन, बट घर बैठ के कृपा करके दुखी मन मेरे टाइप के गाने गा के अपना टाइम वेस्ट मत करना। स्टार्ट स्टडिंग, गेट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। यू हैव 10 सेकेंड्स टू गो फॉर दिस आंसर। बहुत ही इजी लग रहा है, अगर तुम्हें आता होगा तो 5 सेकेंड टू गो, एंड फटाफट आंसर दो। एंड आंसर ऑफ कोर्स इज सी। बहुत ही सिंपल था, लेकिन मैं इसको क्विकली पढ़ाने से अच्छा मैं तुम्हें इसको समझा देता हूँ। सो इफ यू नोटिस दिस, ये प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस कुशलदास केस में एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से समझाया भी हुआ है। इट सेज certiorari कैन बी रिजॉर्टेड टू ओनली आफ्टर द ऑर्डर और डिसीजन हैज बीन अनाउंस। अब जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं ना, उनका दुख अलग है, और जो नहीं पढ़े हुए या फिर ना कि मुझसे पढ़े हुए ना किसी और से, मतलब उनको खुद को आता है, वो सो कॉल्ड अपने आप को सेल्फ स्टडी के बीमारी से ग्रस्त पाते हैं, उनका दुख अलग है। तो दुख तो हर एक का अलग अलग होता है।
तो एक रिच मैन होता है, उसका भी जिंदगी में दुखी होता है, गरीब आदमी होता है, उसके भी जिंदगी में दुख होता है, लेकिन वो अलग अलग टाइप के होते हैं। वैसे सिचुएशन यहाँ पर है। अगर तुम इस क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन पर थोड़ा सा गौर फरमाओ। ठीक है सर, गौर फरमा रहे हो? अरे गौर तो फरमाओ। सर्शियोरारी कैन बी रिजोर्टेड टू ओनली आफ्टर द ऑर्डर और डिसीजन ऑफ द कोर्ट हैज बीन अनाउंस। तो सर फिर तो ये चॉइस गलत हो गई। क्या हो गई? नहीं, आपने तो आंसर ही गलत बताया। आपने आंसर बताया सी, यानी कि ये बोथ 1 और 2 करेक्ट है, यानी कि ये भी चॉइस ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है पेंडिंग। अब यहां पर हो गया लफड़ा। कैसे लफड़ा सर? व्हाट इज द कंट्रोवर्सी? दिस अ ह्यूज कंट्रोवर्सी। तो गौर से देखिए। ओके, यहां पर वर्ड लिखा है पेंडिंग, वहां लिखा है आफ्टर द ऑर्डर हैज बीन पास। अब सिचुएशन ये that in the legal technical language the matter is still pending even after the order is passed till such time that the appeal is going up or in the higher court. So इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था ओवर थिंक मत करना। इसीलिए ये वाली बात को जब हम प्रोहिबिशन से सर्शोराइज में, मुझे ऐसा मालूम है क्या लग रहा है कि वो सब स्टूडेंट्स या वो सब एस्पिरेंट्स जो लोगों ने पढ़ाई लिखाई की नहीं हुई है या फिर जो सो कॉल्ड सेल्फ स्टडी की बीमारी से ग्रस्त है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा मैं किस बात पे इतना ध्यान तुम्हें गौर फरमा रहा हूँ। ये सिर्फ उनको समझ में आ रहा होगा जिनको 90% काम आता है। क्योंकि ये जब मैंने क्वेश्चन दिया था इन द स्पेशल क्लासेस ऑल्सो, तो मेरे स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो गए थे कि सर वहां पे पेंडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर और डिसीजन हैज बीन अनाउंस लिखा हुआ है। सो इसीलिए डोंट ओवर थिंक इन दिस पार्ट। प्रोहिबिशन में जब वर्ड आएगा तो उसमें आएगा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अकरिंग इन द कोर्ट, तो वो वर्ड आमतौर पे बड़ा क्लियरली मेंशन होगा। इन प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस खुशलदास, in this case it was held that whenever anybody of person having legal authority to determine questions affecting the right of subjects and having the duty to act judicially act in excess of their legal authority, a risk of certiorari will lie. It does not lie to remove merely ministerial act as an executive or to remove or cancel executive administrative acts. It lies on judicial bodies of the fundamental principles in regard to issuing of writ of certiorari is that the writ can be availed of only to remove the or adjudicate upon the validity of number one judicial acts. Expression of judicial acts includes exercise of quasi-judicial functions by administrative bodies or authorities or persons obliged to exercise such functions and is used in contrast which are purely ministerial acts. Choice यही थी. It can be issued against judicial as well as administrative authorities affecting the rights of the individual. टॉपर मटेरियल क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं उनके मुंह से निकल गया होगा आहा, व्हाई? बिकॉज हमने इतनी देर रिट किया है। आई एम श्योर यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो अगर तुमने इसको करेक्ट आंसर दिया अपने आपको +1 मार्क्स दो, और अगर रॉन्ग किया है तो -1 कर दो, और अगर नहीं किया है तो फिर नहीं किया, कोई बात नहीं, अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया 0। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कमिंग योर वे। रेड्डी पानी पी लो, कॉफी मंगवा लो, क्योंकि अब तक तुम्हारी सांस फूल चुकी होगी, तुम्हें पता चल गया होगा कैसा पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। ओहो, टेंशन क्वेश्चन। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट is not empowered to number 1 approve the ordinances issued by the governor, 2 enlarge the jurisdiction of the state public service commission, 3 authorize constitutional amendment bills that require state ratification, 4 introduce money bills for the state. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 3 and 4 only, 1 and 4 only, 1, 2, 3 and 4. डेंजर क्वेश्चन। क्योंकि ये डेंजर क्वेश्चन है मैं तुम्हें 60 सेकंड दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सोचना। यहां पर जो पूछा हुआ है वो है नॉट। मेरा काम है तुम्हें समझाना, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। योर टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बाय द वे। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इज नॉट एम्पावर्ड टू, और ये बहुत ही खूंखार क्वेश्चन हो सकता है अनटिल अनलेस तुम्हें पूरा स्टेट लेजिस्लेचर इन एंड आउट समझ में आया हो तो। ओके, मैंने तुम्हें बताया क्या
30 सेकंड रह गए। दिमाग से जब भी ये नॉट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, बी वेरी 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 केयरफुल आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। 15 सेकंड गो, फटाफट। ये वैसे एलिमिनेशन से बड़े आराम से हो जाएगा। करेक्ट। मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल एलिमिनेशन से आंसर दे देता, और आंसर ऑफ कोर्स इज बी। कैसे सर, ये क्या चक्कर हो गया? यहां पे नॉट एम्पावर्ड टू लिखा है, सो नॉट एम्पावर्ड में तो पहले आंसर दे दो, आंसर ऑफ कोर्स इज बी। ओके, सो व्हाट आर दे नॉट एम्पावर्ड टू डू? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ओके इज दैट यू मस्ट नो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सारे रूल्स समझ लो। विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ सेकेंडरी हाउस, ऐसा बोला जाता है। इट्स नॉट द सेकेंड हाउस, इज द सेकेंडरी हाउस। जहां पर बेसिक चीजें होती है, जहां बेसिक चीजें होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव या छोटे मोटे बिल्स विल्स का पार्ट है, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल करीब करीब सेम हो जाता है। बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं यहां से बड़े क्लियरली वर्ड पकड़ लेता, इंट्रोड्यूस मनी बिल्स फॉर द स्टेट। यार इंट्रोड्यूस मनी बिल्स कैसे हो सकता है सर? विधानसभा इंट्रोड्यूस करता है एट द लेवल ऑफ द स्टेट, लोकसभा इंट्रोड्यूस करता है एट द लेवल ऑफ द स्टेट, एट द लेवल ऑफ द यूनियन। ये ऑथोराइज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आर रिक्वायर स्टेट रैटिफिकेशन। हद हो गई। अगर ऐसा होता तो फिर तो सारी ट्रेजेडी हो चुकी होती, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, तो वहां पे बाइकैमरल स्ट्रक्चर है ही नहीं, यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है। इट कुड हैव बीन वेरी वेरी इजीली डन। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता अगर तुम एलिमिनेशन का प्रोसेस करते, बिकॉज दिस वुड हैव गिवन अवे एंड दिस वुड हैव वेरी इजीली गिवन अवे द आंसर टू दिस पार्ट। सो याद रखना, जहां पर बेसिक्स फंक्शनिंग स्ट्रक्चर है वहां पर इट इज सर्टेनली इन्वॉल्व। ऐसे प्लीज याद रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल याद कर लो। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। अगर अभी तक करेक्ट आया +1, रॉन्ग आया -1 और 0 इफ लेफ्ट अनअटेम्प्टेड। Question number 5 coming your way. Which of the statements with reference to the Speaker of the Lok Sabha is or are true? Speaker of the Lok Sabha. Number 1. He or she must be a member of the Lok Sabha at the time of the election. 2. He or she must resign from the membership of his party on the election to the office. 3. He or she must vacate his seat whenever the Lok Sabha is dissolved. ओहो, बड़ा मेरे मेरे सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स को, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा, सब कुछ याद आ रहा होगा, पुराना जमाना। Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3। तुम्हारे पास है 60 seconds to answer this question। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये बहुत काम का है एक्चुअली। इससे फायदा ये होता है कि इससे तुम्हें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। So you have 60 seconds, try and answer this question now। ओके, टाइम बिल्कुल राइट टाइम में, 1 सेकंड का भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं देने वाला। एक एक वर्ड पढ़ो, एक एक चॉइस पढ़ो एंड मेक श्योर दैट यू आंसर दीज क्वेश्चंस परफेक्टली वेल। Which of the statements given with reference to the Speaker of the Lok Sabha is or are true? Okay, ready? अभी तो बहुत टाइम है, आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं, अभी बहुत टाइम है, टाइम ही टाइम है अभी। You have about 35 seconds still to go। आराम से। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो लोगों ने मेरी क्लासेस अटेंड किए हैं, तुम्हें सारी वो स्टोरी स्टार्ट हो गई होगी कि कैसे लोकसभा और स्पीकर का रिलेशनशिप बनता है। एंड क्या 15 सेकंड रह गए, आप मत गलत करना। मेक श्योर दैट यू नो दिस आंसर। ऑलराइट, +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर। चाहे तो कमेंट्स में आंसर दो, चाहे तो नोटबुक में आंसर दो, लेकिन आंसर जरूर दो। Alright, and your time is up and your answer of course is A। क्यों सर, क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट इज यहां पे पूछा गया विच ऑफ दिस इज और आर करेक्ट, तो इट इज वेरी क्लियरली मेंशन इन आर्टिकल 93 दैट इट शुड बी दैट द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर मस्ट बी इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल एज सून एज पॉसिबल। तो फ्रॉम अमंगस्ट दिस मेंबर्स ही होंगे। दूसरी बात, तो ये तो करेक्ट हो गया, तो हमारा 1 करेक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया है, 3 करेक्ट हो गए। कैसा? ये तो छोड़ दो ना, फिर 1 करेक्ट नहीं दिया। फिर लिखा है ही और शी मस्ट रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी। अब ऐसा जरूरी नहीं है, इन इंडिया में स्पेशली ये इतना नहीं है। वी जस्ट बिलीव दैट दे आर
going to be unbiased, so we don't go into that membership resignation. Of course, he does not have to have political affiliation with regard to bias, but don't do this. तो ये तो रॉन्ग हो गया सर, अरे ये रॉन्ग हो गया, तो फिर अगर ये रॉन्ग हो गया तो अब हमारे पास थर्ड चॉइस रह गई, इफ ही और शी मस्ट वेकेट हिज सीट व्हेनेवर द लोकसभा इज डिसॉल्व। सबको याद आ रहा होगा दैट वंस द लोकसभा इज डिसॉल्व, it is not necessary that the speaker will be vacating his office. He will vacate his office on the first day of the first meeting of the new Lok Sabha. ओहो, आई होप सब लोग को याद है। फिर उसके बाद स्पीकर प्रोटेम की कहानी होती है, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना, स्पीकर होल्ड्स ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन till immediately before the first meeting of the Lok Sabha after the dissolution of the one to which he or she was elected। ध्यान से, क्या सॉलिड लाइन देखिए। मान के चलो ये लोकसभा 16th लोकसभा है, ओके, एंड देयर इज दिस स्पीकर, तो इन स्पीकर को हम S1 नाम दे देते। ये स्पीकर साहब यहां पर इलेक्ट हुए हैं ऑन द फर्स्ट डे, राइट, और ये तब तक रहेंगे इन द ऑफिस टिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द 17th लोकसभा। सो आई होप सबको फिर याद है, देन द प्रेसिडेंट अपॉइंट द स्पीकर प्रो टेम एटसेट्रा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो लाइन बहुत अच्छी है माय फ्रेंड्स, इसको ऐसे इतना इजीली मत लेना। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, speaker ceases to be a member of the house. He does not vacate his or her office. It's a very beautiful line, my friend. देखो इसको समझने की कोशिश करो, इस पर टॉपर मटेरियल है बेटा। मेंबर ऑफ द हाउस होना जरूरी है, तभी तुम स्पीकर का ऑफिस ऑक्यूपाई कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। लेकिन एट द एंड ऑफ द लोकसभा स्पीकर का ऑफिस फिर भी रहता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट ही इज नो लॉन्गर द मेंबर ऑफ द हाउस। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, व्हाट एन ऑसम थिंग। तो जो मुझे एंट्री के लिए चाहिए, ओके, वो अलग कंडीशन है, और जो एग्जिट में कंडीशंस होती है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट होती है। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर तुमने इसको आंसर दे दिया, ऑब्वियसली हमने इसको बहुत स्टोरी वाइज किया था, मैं पूरा ऐसे समझाता भी ऐसे हूं कि जैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं। सो आई एम श्योर दैट ऑल द प्लस स्टूडेंट्स हैव डन दिस। और ऐसे एक आध क्वेश्चन से ना बेटा बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं। So I'm sure that you have understood this very well, and +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer. Question number 6 coming your way. Get ready, okay? और अपने आप को प्लीज एनालाइज करते चले जाओ, तुम ठीक आंसर दे रहे हो या नहीं। Question number 6 coming your way. Consider the following statements. Preventive Detention Act was held illegal by the A.K. Gopalan case. 2. The scope of Article 21 was extended to the judicial scrutiny of due process of law by the A.K. Gopalan case. Which of these statements is or are true? One only, two only, both one and two, none of the above. Consider the following statements. Preventive Detention Act was held illegal by the A.K. Gopalan case. 2. The scope of Article 21 was extended to the judicial scrutiny of due process of law by the A.K. Gopalan case. तुम्हारे पास है 60 सेकेंड। जो लोग पढ़े हुए हैं मुझे नहीं लगता उनको कोई टेंशन हो रही होगी, वो तो सब उड़ने लग गए होंगे आंसर देते टाइम, आई एम श्योर। और इससे एक बात ये भी याद रहना चाहिए तुम लोगों को, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सुप्रीम कोर्ट हैज और इज द हेडलाइनर, जजमेंट्स इज द हेडलाइनर, के अंडरस्टैंडिंग डॉक्ट्राइन्स इज द हेडलाइनर। इसी बार के क्वेश्चंस देखते चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं इतना डिटेल में क्यों पढ़ाता था ये सब कुछ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे बाय द वे, ओके। थोड़ा सा भी दिमाग लगा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो यूल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हारे पास 30 सेकंड्स रह गए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, एंड 0 if left unattempted. All right. बहुत ही बढ़िया।
और बहुत ही सिंपल है, और मैं इसे गारंटी से बोल सकता हूं कि लोग गलत कर रहे होंगे, और सॉरी लोगों ने बोल दिया होगा कि ये रॉन्ग है दोनों के दोनों, बिकॉज ये नन ऑफ द अबव है। सर नन ऑफ द अबव क्यों है सर, ऐसे क्या बात है? अरे बाबा नन ऑफ द अबव है क्यों? क्योंकि ये ए के गोपालन केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को चैलेंज जरूर किया था मिस्टर ए के गोपालन ने, लेकिन इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम लोग इसको वी विल नॉट बी एबल टू डिसाइड अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, फॉर दैट मैटर एनी एक्ट व्हाटसोएवर, बिकॉज हमारे हिसाब से जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज लिमिटेड ओनली टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इट वॉज फार लेटर इन द मनेका गांधी केस जब ये वर्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लाया गया। तो इनफैक्ट ए के गोपालन केस को तो उल्टा क्रिटिसाइज किया जाता है कि दिस वाज वन ऑफ दोस मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन व्हिच सुप्रीम कोर्ट कुड हैव थॉट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज अ फार वाइडर थिंग। बट इतना सिंपल वर्ड नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज हमने इस पर बहुत डिस्कशन किया हुआ है कि व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट फील एट दैट टाइम दैट द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया एट दैट स्टेज एट लीस्ट was limited to only procedure established by law. It was later in the Maneka Gandhi case that was extended that judicial scrutiny can go to due process of law, जिसको बोलते हैं substantive due process as in the American jurisprudence. तो ये बहुत ही, तो ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, और एक्चुअली ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाता अगर तुम इतना मालूम होना चाहिए कि अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ही नहीं तो हाउ कुड इट हैव हेल्ड बीन इलीगल। So yeah, +1 correct answer, -1 wrong answer, and 0 if left unattempted. I hope that you are doing this very well. Ready हो अभी तक के लिए? तो next question coming your way is question number 7. Okay, let's go with question number 7. आराम से। ओह सर, बेटा मैंने तुम्हें पता है ना ये रीरन था ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी सीरीज, तो मैंने कुछ भी नहीं बदला है। उस टाइम पे मुझे लग रहा था दैट दे कैन आस्क यू अबाउट दिस पार्ट, सम ऑफ देम कैन बी आस्क्ड, सम ऑफ देम नॉट बी आस्क्ड, लेकिन 10 सेशंस में मैंने मोर और लेस सारे के सारे टॉपिक्स कर लिए। सो इफ यू नोटिस ऑन दिस पार्ट, ओके, व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with regards to BIMSTEC is or are true? Nepal and Bhutan have been added as members of BIMSTEC. India has left its membership of SARC to join BIMSTEC. BIMSTEC came into existence in 1985. या फिर all of the above? बहुत ही simple question, and I'm sure you have a very good fair idea. और ये इस टाइम छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम हो सकता है ना भी छोड़े। मेक श्योर दैट द रीजनल बायलैटरल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द बैक ऑफ योर हैंड तुम्हें आता हो, बिकॉज इफ यू डोंट डू दिस यू आर बाउंड टू बी इन ट्रबल। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, इतना सिंपल नहीं था। मैंने तो एक्चुअली इसलिए बोला था, दिस वॉज माई आइडिया ऑफ आस्किंग यू टू रिवाइज, राइट, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि द सेम कंटेंट इज देयर, राइट। सो यू हैव, ओह ज्यादा टाइम हो गया, 20 सेकंड रह गए, ओनली 20 सेकंड्स गो। आई थिंक ये बहुत ही सर रैंडमली रॉन्ग है सर, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाता, आंसर ऑफ कोर्स इज नेपाल एंड भूटान। इंडिया ने कोई मेंबरशिप ऑफ सार्क नहीं मिस की है, और ये 1985 नहीं 1997 है, सार्क वॉज 85, तो ये और तो चलो छोड़ ही दो। नाउ यहां से दो तीन चीजें थोड़ा सा रेफरेंस तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए, ओके। सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दीज रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये बड़ा जरूरी है दैट यू नो दीज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैं तो बड़े, अगर मैं एग्जामिनर होता ना सर, इसलिए हमने आपको एग्जामिनर नहीं बनाया, सुनो सही, मैं एग्जामिनर होता ना तो मैं सीधा ईसी का एक्रोनिम का फुल फॉर्म पूछ लेता। इस ई और टी में कितने सारी चीजों को कंफ्यूज करके पता चल जाता, पोल खुल जाती। इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 7 member states lying in the littoral and adjacent areas of Bay of Bengal, constituting a contiguous regional unity। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। The sub-regional organization came into being in 1997, choices में 1985 दिया हुआ था, through what is called as the Bangkok Declaration। 5 coming from South Asia, including Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, and Sri Lanka, and 2 from Southeast Asia include Myanmar and Thailand. Initially, they had
4 member states with BISTEC, that is Bangladesh, India, Sri Lanka and the Thailand Economic Cooperation. उसके बाद जो मैंने अभी चॉइस में डाला, okay, the group was renamed as BIMSTEC with the admission of Nepal and Bhutan. So it is very, very clear that we are not leaving. It is just another regional or rather sub-regional organization. हमने कोई SAARC मिस नहीं किया है या फिर we are not left SAARC to join this. तो कुछ कुछ डेट्स वगैरह भी तुम्हें मालूम होनी चाहिए. It is very very important that you remember this part. क्वेश्चन नंबर 8 कमिंग योर वे. तो अभी 7 क्वेश्चंस है और हमने कितना कुछ इसमें से कवर कर लिया है. एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, राइट? Which landmark judgment of the Supreme Court dealt with the challenge to the 10th schedule? अब तुम नोटिस करो, मैंने स्पेसिफिकली जजमेंट्स पूछे थे जानबूझ के, और मैंने सारी जजमेंट्स इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाई थी. और तुम देखो राइट टू प्राइवेसी क्वेश्चन में आ गया, ओके, एंड दिस वाज स्पेसिफिकली. सो आगे आने वाले क्वेश्चन में तुम्हें कई बार दिखेगा कि मैंने स्पेसिफिकली सारी जजमेंट्स को इसीलिए पूछा था कि इस जजमेंट से क्या है, 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 सो ऑन सो फोर्थ. और आगे आने वाले क्वेश्चन में तुम्हें दिखेगा तो राइट टू प्राइवेसी इसी साल ही आ गया. सो पिछली बार मैंने पूछा था तो पिछले आई थिंक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में, तो राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस और राइट टू फेथ वो आ गया. क्वेश्चन विल ऑलवेज बी एज, ओके, और ये तुम्हें बार बार नोटिसबल हो जाएगा कि ये प्रेडिक्शन नहीं है, इट इज एन इंटेलिजेंट गेस वर्क, राइट? सो यू हैव टू डू दिस एंड फॉलो इट वेरी वेरी नाइसली. विच लैंडमार्क जजमेंट, अरे बाय द वे तुम्हें बता दिया, ज्यादा टाइम तो बातों में निकल गया, 15 सेकेंड रह गए. ऑल राइट, चैलेंज टू द 10th शेड्यूल, एंड आई एम श्योर जिन लोगों को आता है एलिमिनेशन से कर डालो यार, क्या फर्क पड़ता है. एग्जैक्टली. And answer, of course, is Kyoto Holoan case. So Kyoto Holoan was a Zuchilo case, okay, 1992. इसके बारे में हमने huge discussions भी की हुई है क्लास में. You should know everything about this part. It was a challenge to the 10th schedule, okay, and obviously it was not decided against 10th schedule, but this is it. तो अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो तुम्हें इस एक्ट में भी दिख रहा होगा आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2, 10th शेड्यूल इंसर्टेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 को चैलेंज किया गया था. सो यू कैन एक्चुअली सी, यहां से भी दिख जाएगा, राइट? सो दिस इज डिस्क्वालिफिकेशन of members of parliament on the grounds of violating 10th schedule, or 191 subclause 2, members of state legislature in the grounds of 10th schedule. And 10th schedule तो तुम्हें मालूम ही है, which is dealing with what is called as the anti-defection law, and which was brought in by the 52nd Constitutional Amendment Act 1985. सब कुछ हो गया, और अगर तुमने करेक्टली आंसर दिया तो +1, -1 और 0. Question number 9 coming your way. Ready? Yes. With regards to the following offices, select the ones whose salary and allowances is considered as charge expenditure. Speaker of the Lok Sabha, President of India, Union Ministers, Deputy Chairman of the Rajya Sabha, 1 and 2 only, 1, 2 and 4, 2, 3, 4, and last choice is 1, 2, 3 and 4. वो थोड़ा सा नहीं भी दिख रहा होगा तो you can understand this. तो तुम नोटिस करो मैंने तुम्हें कितनी अच्छी तरह से रिवाइज कराया था. By the time you go for the exam, you practically have knowledge of everything else. इसको कहते हैं 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है. देयर इज हार्डली एनीथिंग दैट द एग्जामिनर कैन आस्क यू व्हिच यू आर नॉट रेडी विथ. और इसी वजह से रिजल्ट आते हैं माय फ्रेंड. इसी वजह से ही हमारे फ्रेंड्स ने जब मुझे कमेंट्स हो रहे कि सर एक ये पॉलिटी गवर्नेंस आया ही था कि हमको डर नहीं लगा और उसी में हमारी परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड थी. रीजन होता है, तरीका होता है, अदा होती है. ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. तुम्हारे पास है, अरे अभी 15 सेकेंड है, आंसर दो, कोई जल्दी नहीं. अब इसे ना एक होमवर्क और भी कर लेना. चार्ज एक्सपेंडिचर
ये सारे एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इज चार्ज एक्सपेंडिचर, व्हाट आर वोटेबल नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर्स, व्हाट इज CA5, व्हाट इज पब्लिक अकाउंट्स, व्हाट इज कंटिजेंसी फंड, ये प्लीज कर लेना बिकॉज ये इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड हो जाता है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स। अरे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ कोर्स नॉट कवर्ड, और इसी वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इसको याद कर लो। So the following expenditures shall be expenditures charged on the consolidated fund of India. Number one, emoluments and allowances of the president and other expenditure related to his office, salaries and allowances of the chairman and the deputy chairman of the Council of States यानी कि राज्य सभा, speaker and deputy speaker of the Lok Sabha, debt charges for which government of India is liable including interest, sinking fund charges, redemption charges, other expenditure relating to raising of loans and service and redemption of debt, salary, allowances and pensions payable to or in respect of judges of the Supreme Court, pensions payable to or in respect of the judges of the Federal Court, pensions payable to or in respect of judges of any high court which exercises jurisdiction in relation to any area included in the territory of India, salary allowances pension payable to CAG, any sums required to satisfy any judgment of the courts, any other expenditure declared by this constitution or the parliament by law to be so charged. +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 unattempted. क्वेश्चन नंबर 10 कमिंग योर वे। आई होप अभी तक तुम्हारे मार्क्स ठीक है। जहां जहां पे तुम्हारी वीकनेस लग रही है उसको प्लीज एंश्योर दैट यू रिवाइज। सिर्फ एबीसीडी मत खेलो, मेक श्योर दैट यू नो दिस। विद रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग ऑफिसेस, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑफिस and the body to which the office must resign. 1. Speaker of the Lok Sabha, Deputy Speaker of the Lok Sabha, President of India, Chief Justice of India, Prime Minister, President of India, Governor of the State, President of India. क्वेश्चन समझ जाओ, ये क्योंकि मैंने बनाया तो इसको मेरी एक्चुअली इंटेंशन ये थी कि तुम्हें सिर्फ रिवीजन का मौका मिले। यानी कि ये एक ऑफिस है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। Does he resign to the deputy speaker or not? President of India, does he resign or not? ऐसे ऐसे करके 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 2, 3 and 4 only, या फिर 1, 3 and 4 only. करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछनी है और पता नहीं है। अरे तुम्हारे पास मैंने 10 सेकंड दे दिया, 50 सेकंड बाकी है, आंसर दे दो। कम ऑन। आराम से एक एक को ऐसे लिखो, एक ऑफिस लिखो, दिमाग लगाओ। कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछा जाता, उसमें एक ट्विस्ट डालने की कोशिश होती है। सो मेक श्योर दैट यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट ट्विस्ट। ओके, ऑलराइट। अरे मैंने तुम्हें बताया क्या? अभी 15 सेकंड रह गए। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, एंड अनअटेम्प्टेड लीव इट 0। और इसको बहुत ही सिंपल से आंसर दोगे। मेरे ख्याल से इसको एलिमिनेशन से बड़े आराम से किया जा सकता था इफ यू वुड बी नोइंग दिस आंसर। एंड आंसर यहां से बिल्कुल स्ट्रेट अवे एलिमिनेट हो जाता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिजाइन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही रिजाइन्स टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who would subsequently communicate it to the speaker of the Lok Sabha also. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम था टू एडमिनिस्टर ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर मैं ये सेकेंड वाले को एलिमिनेट कर देता तो ये चले जाता, ये चले जाता, ये चले जाता। ओहो, मैंने तभी तुमको बताया था इसको करने से पहले। मैं जब YouTube पर स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा था तो मैंने बोला था एलिमिनेशन इज अ वेरी रियल स्ट्रैटेजी। ये मजाक नहीं होता, इट इज अ वेरी रियल स्ट्रैटेजी एंड यू मस्ट यूटिलाइज दिस कंप्लीटली। और इससे सब्जेक्ट की क्लैरिटी भी समझ में आ रही है और तुम्हें एलिमिनेशन के मेथड्स भी तुम्हें एग्जांपल में आते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कमिंग योर वे। आई होप एवरीवन इज करेक्टली। एक बार अपने आप को मार्क्स दे दो। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, एंड 0 इफ यू हैव लेफ्ट इट अनअटेम्प्टेड। वैसे तुमने अनअटेम्प्टेड इसे छोड़ना नहीं चाहिए।
Consider the following statements with reference to the Election Commission of India. 1. The Election Commission of India is a constitutional body. 2. Election Commission of India has quasi-judicial powers. 3. The Chief Election Commissioner serves at the pleasure of the President. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3, none of the above. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तुम्हारे पास है 60 सेकेंड. देखो मैंने तुम्हें कैसे रिवाइज कराया था. आई प्रैक्टिकली टुक यू इनटू अ टॉपिक and made sure that you revise the entire topic before you are able to answer this question. So इसमें जो keywords है उनको पकड़ लो and I'm sure you'll be able to answer this question. Election Commission of India is a constitutional body. Election Commission of India has quasi-judicial powers. Chief Election Commissioner serves at the pleasure of the President. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 या फिर none of the above. अरे मैंने तुम्हें टाइम बताया. 30 seconds still to go. 30 seconds to go. Let me see if you're able to answer this question well. Okay. वैसे ये भी बड़े आराम से एलिमिनेशन से हो सकता है, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें. बहुत ही बढ़िया. यू हैव अबाउट 10 more seconds, 5 more seconds now. फटाफट आंसर दो, या तो कमेंट्स में आंसर दो या नोटबुक में आंसर दो, लेकिन दो. एंड द आंसर ऑफ कोर्स इज 1 and 2 ओनली. देखो पहले इसमें आप इंटेलिजेंट बुद्धि का प्रयोग भी कर सकते थे. कैसे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर्टेनली डज नॉट सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इज रिमूव्ड इन द सेम प्रोसेस ओके एज दैट ऑफ द जजेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाला पॉइंट रॉन्ग हो जाता, तो ये रॉन्ग हो जाता, तो ये रॉन्ग हो जाता. ओहो, और ये किसको नहीं पता? बिल्कुल सर, ये सबको पता है. तो वो पूछते हैं हमसे कि गालिब कौन है, अब तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या. यार ये तो हमें पढ़ाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन में. तो आर्टिकल 324 क्लियरली मेंशंस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और तो इसमें कोई डाउट ही नहीं रहता. द सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन. तो ये सिंपल सी बात लिखी हुई है. इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ये सब कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. सो ऑटोमेटिकली पार्ट 15 आप क्लैरिफाइड कर देते. ये 100% करेक्ट था, ये 100% रॉन्ग था. फिर तुम्हें क्वासी जुडिशियल पावर्स वगैरह की टेंशन भी ना होती, which obviously is a correct answer choice, since any kind of dispute with regards to political parties etc. will be always addressed. The dispute will go to the election commission also for the matters of disqualification, recommendations etc. वो बात अलग है. पर अगर नहीं भी मालूम हो तो भी ये चॉइस एब्सोल्युटली करेक्ट है. या ऐसे मेरा मन कर रहा है क्या क्या एक और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, और थोड़ा सा डार्क हो गया. आई होप यू आर एबल टू रीड दिस. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सर अभी तो पता है. अरे नहीं यार, मैंने ऐसे थोड़ा सा चॉइसेस बदल दी. So, Election Commission of India is responsible to announce the dates and schedules of the elections of the Parliament. Election Commission of India gets constitutional sanction from Article 324 of the Constitution. The maximum sanction strength of the Election Commission of India is 3 members as mentioned in the Constitution of India. 1 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3 या none of the above. बहुत ही बढ़िया सर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और बड़े ध्यान से इसको आंसर दो एंड यू शुड बी एबल टू कैच इट. आई इसमें मैं 60 सेकंड नहीं दूंगा. अच्छा मैं दे देता हूं, चलो यार तुम नाराज मत हो. ये वैसे बोनस क्वेश्चन है तुम्हारे साथ, एक के साथ एक फ्री टाइप का क्वेश्चन. ओके, अब मैं टाइम से ज्यादा नहीं दे सकता, 15 सेकेंड्स ही है तुम्हारे पास. ओके, बहुत ही सिंपल. इनफैक्ट इतना सिंपल क्योंकि मैं ऑलरेडी बता दिया था. देखो मैंने एक्चुअली तुम्हें बताया और फिर भी मैंने तुम्हें बताया नहीं. देखो यहां पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन, तो 324 क्लियरली मेंशन है. लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
यहाँ लिखा है द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर and such number of other election commissioners if any as the president may from time to time fix in the appointment of the chief election commissioner etc. what do you mean? इसका मतलब है देयर इज, जो इसमें चॉइस दिया हुआ था वो थोड़ा सा डाइसी था। इसमें लिखा था 3 members as mentioned in the constitution of India। ओहो, दिल टूट गया सर। ओके, इट इज नॉट मेंशन, तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया था पहले 1 membered बॉडी थी, फिर अमेंडमेंट के बाद ओके 1989 से 3 membered हो गए, फिर 1990 में फिर से 1 membered हो गए, 1993 में फिर 3 membered, आज 3 members थे। लेकिन हैज इट मेंशन्ड expressly in the Constitution of India? Nako baba. And that is why the third choice was absolutely wrong. Let us go to question number 12. तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि कितने सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओके एक ही क्वेश्चन कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को तुम्हारे क्लैरिफाई करवा रहा था। ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 12 कमिंग योर वे। Which amongst the following statements with regards to Quad is or are true? Number 1 or A, it comprises of India, Japan, USA and New Zealand. 2, it is a formal strategic agreement between the member states to deal with China's expansionist policy. Both A and B, none of the above. ओहो, मैंने तुम्हारा बिम्स्टेक रिवाइज करवा दिया, मैंने तुम्हारा क्वाड रिवाइज करा दिया। अरे बाय द वे 1 मिनट से भी कम रह गया है, 50 seconds now left, 10 seconds gone. I hope you are able to time is a very strict variable here. मैं टाइम को बिल्कुल तुम्हें मौका एक्स्ट्रा नहीं देना चाहता of trying to understand this part. All right. मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। 5 सेकंड लेफ्ट। अरे सर कैसी गलती कर दी। सो इंडिया, जापान, यूएसए, अरे बाबा ऑस्ट्रेलिया। और ये इंपॉर्टेंट बात थी, इट इज नॉट अ फॉर्मल स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट, इट इज एन इनफॉर्मल सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन दीज टू नेशंस, ऑफ कोर्स as a reaction to China's expansionist policy, but nothing beyond this. So बड़े ध्यान से ऐसे छोटे छोटे ट्विस्ट मारे जाते हैं, एंड अगर तुमने इसमें से ट्विस्ट में से निकल गए तो इसको प्लीज रिवाइज भी कर लेना। अब ऑक्यूस और ये सब कुछ भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। +1, -1 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 13 कमिंग योर वे नाउ। गेट रेडी विथ क्वेश्चन नंबर 13। Which amongst the following terms was added to the original preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? Khatarnak question. Which amongst the following term or terms was added to the original preamble? Original को quotes में डाला हुआ है, यानी कि 26 January 1950 preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास है 60 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की को अपने ये मार्क्स डेडिकेट कर देने चाहिए टू द सीरीज, बिकॉज ये क्वेश्चन वाज समथिंग दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। तो वो हम थोड़ी देर में प्रूव करेंगे। और अभी तुम्हारे पास है 30 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन, एंड लेट्स गो विद द आंसर एग्जैक्टली। थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कौन से टर्म्स को ऐड किया गया था? ऑलराइट, घड़ी के हिसाब से अभी लग गए हैं 10 सेकेंड। +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 if left unattempted. बहुत ही बढ़िया सर। ओके, एंड योर टाइम। ऑलराइट, आंसर ऑफ कोर्स इज ऑल ऑफ द अबव। सोशलिस्ट भी डाला गया था, सेक्युलर भी डाला गया था, एंड मोस्ट पीपल मिस आउट, बट यूनिटी वर्ड के साथ इंटेग्रिटी को भी डाला गया था।
और ये क्वेश्चन ही एक्चुअली तुम्हारे एग्जाम में आया। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 प्रीलिम्स एनालिसिस सेट ए का क्वेश्चन था, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि ओरिजिनल प्रियम्बल में हमारा नाम क्या था। तो हमारे पास क्या था, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अरे नहीं सर, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर तो बाद में डाला था। कैसे, क्योंकि अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था क्या, 42nd अमेंडमेंट में, एंड 42nd अमेंडमेंट में ये अगर ओरिजिनल में नहीं था तो इसका मतलब था हम थे सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आंसर बी। ऐसे पढ़ते हैं मेरा बच्चा सब्जेक्ट को। और ये क्वेश्चन नंबर 93 है ऑफ सेट ए ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021। मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन ये बात पूछी थी एंड दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, 42nd अमेंडमेंट होता तो इसके अंदर बीच में आ जाता सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इनफैक्ट तीसरा जो मैंने किया था is would of course नीचे, that is of integrity. So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. ये पहले नहीं था, ऐसे बोलते। So this is how you study a subject, my friends, and this is how you prove yourself correct. Hence proved. Question number 14 coming your way now. Let's look at this question and understand this. So question number 14 and get ready. Which landmark judgment of the Supreme Court dealt with the constitutionality of the right to die? तुम नोटिस करो, मैंने हर बार ऐसे ऐसे करके पूछा है और आगे आगे टाइम पे तुम्हें वो सब भी दिख जाएंगे, राइट टू प्रिवेसी, नेम इट। मैंने सारे 25 जजमेंट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लिया था। चॉइस नंबर 1 ओल्गा टेलिस, नंबर बी अरुणा शानबाग, सी कियोटो हॉलोवान, D. Indira Sawhney case. Which landmark judgment of the Supreme Court dealt with the constitutionality of the right to die? Olga Tellis case, Aruna Shanbag case, Kyoto Holowan case या Indira Sawhney case? तुम्हारे पास है 60 seconds to answer this question. बहुत ही बढ़िया। अब इसको एलिमिनेशन से भी कर लो ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सो अभी तक तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हो जाने चाहिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू रिक्वायर मोर एंड मोर रिविजन। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, देर नहीं हुई है, यू हैव इनफ टाइम। हमारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स जब नए नए प्लस क्लासेस में मेरे से पढ़ने आते हैं तो उनका सब्जेक्ट बहुत वीक होता है, लास्ट में उनको मैं खुद ही नहीं कंफ्यूज कर पाता। Okay, and I'm telling you that will give you a reasonable hit or target of UPSC Civil Service Examination. Answer, of course, is the Aruna Shanbag case. So this was a very important case, just popularly called as the euthanasia case. Okay, so Aruna Shanbag case is the one which dealt with whether in certain conditions Article 21 allows you to, the word life likha hua hai, but does right to die is included in the word life? Big question, और इसके बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया हुआ है। सो ऑल द वे फ्रॉम रथिनम केस, और ये अब तुम्हें मेरे से अच्छा कौन पढ़ा पाएगा। सो मेक श्योर दैट यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस। अगर तुमने आंसर इसको दे दिया तो +1, रॉन्ग -1 एंड 0। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। बट ऐसे बहुत सारे पार्ट्स थे तो हमने ऐसे 10 पार्ट्स में से किए थे, तो ये फर्स्ट पार्ट में से एक क्वेश्चन आ गया था। ओके, which was straightforward from this question, and मैं धीरे धीरे तुम्हें ये सारे प्रूव कर दूंगा कि ये क्वेश्चन जब आप पूरे के पूरे 10 देखोगे ना, इनफैक्ट आधे से ज्यादा में हमने करीब करीब पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज को कवर कर लिया था। सो लेट्स लुक एट दिस पार्ट। ओहो, ये डेंजर क्वेश्चन। विद रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग ऑफिसेस select the correct combination of the parliamentary proceedings and the type of majority required to pass it. Passing of an ordinary bill, absolute majority. Passing a money bill, 2/3 majority of present and voting, and absolute majority. Constitutional amendment bill, 2/3 majority of the total membership of the house. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, none of the above. ओहो, और इससे है ना दो काम फायदा उठा लेना, एक तो इस क्वेश्चन का आंसर दे देना और दूसरा ये कि सारे मेजोरिटी से रट लेना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज, वेयर आर दे रिक्वायर्ड, ये सब कुछ कर लेना। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू रिवाइज दिस।
ऑलराइट, और नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, माय कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी कोर्स इज स्टार्टिंग वेरी सून, मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो एंड जॉइन अस नाउ। ऑलराइट, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल। विद रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट पूछा है, अरे टाइम तो खत्म होने को है, ओनली 15 more seconds to go and I hope you are able to do this question very well. All right, 5 more seconds. आंसर was none other one। देखो इसमें दो तीन चीजें तो बड़े आराम से समझ में आ जाते, पर से इंडिविजुअली एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो कहीं पर रिक्वायर्ड ही नहीं होते, सिंपल मेजोरिटी, मनी बिल सिंपल मेजोरिटी, ये कहीं और ही जा रहा है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2/3 मेजोरिटी और टोटल प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सो हियर इट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी का पॉइंट इज वेरी वेरी क्रूशियल and only then you'll be able to answer these questions. As I said, it's very very important that you memorize these majorities also. सो नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे एंड पार्ट 2 में अगेन 15 क्वेश्चंस हम करेंगे और टाइम मिलेगा तो वी विल डू एडिशनल क्वेश्चंस आल्सो। ओके, अभी तक के अपने तुम्हारे मार्क्स को जरा टोटल कर लो, कितने करेक्ट आए हैं +1 दे दो, कितने रॉन्ग आए हैं -1 दे दो और 0 फॉर अनअटेम्प्टेड छोड़ दो। सो माई फ्रेंड्स, अगर अभी भी तुम चाहते हो, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इफ यू वांट मी टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी, आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। मेरे प्रोफाइल पे जाओ, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस, कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज कंप्लीट PSI ऑप्शनल एंड इंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर राइटिंग, सब कुछ अंडर वन रूफ। एक बार टोटल करोगे, a considerable portion of your exam will be covered the moment you use the code SIDLIVE, SIDLIVE। मेरा कोड यूज करो, join the plus classes, we are starting with new courses very soon, and in the words of Unacademy, let's crack it। Until next time, God bless, thank you and Jai Hind।